बेटा वीडियो ऑन करते जाइए सब अपना। वीडियो ऑन करो बेटा, टाइम हो गया सबका। क्लास स्टार्ट हो रही, वीडियो ऑन कर लो फटाफट। अरे आवाज आ रहा है मेरा? अरे कर दीजिए सर स्टार्ट। अरे आधा बच्चा है, रुक कभी। रुका, सब नतीजा ये होगा कि फिर समझ में नहीं आएगा। दो वीडियो तीन ऑन मिनट रुक करो जाओ। बेटा सब लोग। आधे बच्चों के वीडियो ऑफ है अभी भी। और फिर सबको हटा दो, महात्मा लोग सबको को। बाहर कर देता हूँ मैं अभी, वीडियो ऑफ रहा तो। हम्म। अरे डब्ल्यू में थोड़ी ज्यादा आएगा, जितना पढ़ाऊंगा एक भी क्वेश्चन होगा ही नहीं 8 क्लास में, पूरा थियरी ही होगा सर। तो क्या आएगा? थ्योरेटिकल क्वेश्चन अधिक से अधिक आ सकता है, एक आध मॉडल जो किए हो ऐसा आ सकता है। क्वेश्चन तो लास्ट 6-7 क्लास में, 6 क्लास में होगा। अरे टेंशन ना लो, जितना दूर पढ़ाऊंगा उतने दूर तक तो आएगा। और अभी आप क्वेश्चन करने की स्थिति में हो ही नहीं, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया ढंग से। चल ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो बताया है वो ये है कि फेज डिफरेंस अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग लिखेंगे ओमेगा इंटू डेल्टा टी, जहां पर ऑलरेडी डिसाइड किया होता है एंड, और वी कैन राइट डेल्टा फाई इक्वल्स टू के इंटू डेल्टा एक्स, या फिर इसी को लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया था कि डेल्टा फाई का मतलब होगा हमारा फाई वन माइनस फाई टू। अगर फाई वन माइनस फाई टू लोगे तब डेल्टा टी लिखोगे टी टू माइनस टी वन। अगर डेल्टा फाई फाई टू माइनस फाई वन ले लोगे तो डेल्टा टी वन माइनस टी टू लेंगे। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी का मतलब हो गया टी टू माइनस टी वन, और डेल्टा एक्स का मतलब हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन। ये अभी तक का जो पढ़ा था हमने फेज डिफरेंस को लेकर के, जिसमें बताया था कि ये एब्सोल्यूट है, ये हर सिचुएशन में हमेशा एप्लीकेबल है। लेकिन दूसरा वाला जो है, अगर ऑप्टिकल पाथ लेंथ लेकर के बात करेंगे तब तो ठीक है, लेकिन फिजिकल पाथ लेंथ के हिसाब से ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अभी वो सब बाद में बात करेंगे, पहले एक दो चीज छोटा मोटा समझ करके। अगर मान लो कि सोर्स यहाँ पे लिया, इसको स्विच ऑन किया हमने, टी एस इक्वल्स टू 0, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, समझते रहना। पहले आया इस पार्टिकल पे, तो ये पार्टिकल ऑसिलेशन शुरू करेगा पहले। अच्छा, यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसकी वजह से ओमेगा इंटू ये जो टाइम इंटरवल होगा इसके यहां से यहां पहुंचने का, तो फेज इसका उतने से जो है कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन।
फिर अगर मान लो कि ये पहले ऑसिलेशन में स्टार्ट किया, मतलब इसका फेज पहले शुरू होगा, यहाँ पे पहुंचा, ये हम लोग लेते थे ts इक्वल्स टू t1, और यहाँ पे लिया हम लोगों ने ts इक्वल्स टू t2। ठीक है, अब ध्यान समझना, हमने बोला कि ये ऑसिलेट करना शुरू किया किस समय पे, t1 से। अब जितने देर में वेव यहां से यहां पहुंचता है, उतने देर में अगर मान लो कि ये हाफ ऑफ द ऑसिलेशन पूरा करेगा, मतलब जितने देर में वेव यहां से यहां पहुंचेगा उतने देर में हाफ ऑफ द ऑसिलेशन पूरा किया, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का हो जाएगा, पाई का हो जाएगा। और एक बात और होगा कि उसके बाद जिस समय ये ऑसिलेशन स्टार्ट किया, उस समय अगर देखेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा और ये स्टार्ट करेगा वो ऊपर की तरफ। नेक्स्ट, अगर बोलते हैं कि जितने देर में वेव यहां से यहां पहुंचेगा, उतने देर में ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर लेता है। अगर एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर लेगा, इसका मतलब दिस विल बी 2 पाई अहेड इन फेज विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। और उसके बाद अगर हम देखेंगे दोनों पार्टिकल को, तो देखा कि दोनों सेम यहां से स्टार्ट करेगा ऊपर की तरफ, मतलब दोनों सेम टाइम पे अपने जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, सेम टाइम पर आएगा फिर मीन पोजीशन पे उस टाइम के बाद से, और सेम टाइम पे अगर देखेंगे तो ये नीचे जाएगा फिर यहां जाएगा। तो अगर हम फिजिकली देखेंगे तो मेरे को लगेगा कि अरे ये वाला पार्टिकल भी सेम टाइम पे एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, ये भी सेम टाइम पे एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, ये जो है सेम टाइम पे फिर मीन पोजीशन पे, ये सेम टाइम पे मीन पोजीशन पे आया, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे सेम टाइम पे गया, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन में सेम टाइम। तो हमको लगेगा अगर हम लोग फिजिकली देखें तो लगेगा दोनों पार्टिकल जो है सेम फेज में हमारा ऑसिलेट कर रहा है, जबकि एक्चुअल में दिस पार्टिकल इज अहेड इन फेज बाय कितना एंगल से, तो ये हो गया, सॉरी कितने फेज से, तो दैट विल बी 2 पाई का फेज डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में, एंड दिस विल बी अहेड विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन बाय 2 पाई फेज में। अब अगर बात करते हैं कि मान लो ये कंप्लीट 2 ऑसिलेशन कर लेता है जितने देर में वेव यहां से यहां पहुंचा, तो जब ये वेव यहां से यहां पहुंचे तो ये स्टार्ट करेगा, जबकि उस समय पे ये 2 बार कंप्लीट ऑसिलेशन कर लिया, इसका मतलब है फेज डिफरेंस कितने का हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई का। और अगर 4 पाई का फेज डिफरेंस हुआ तो उस केस में देखेंगे तो हम बोलेंगे, फिर से अगर हम फिजिकली देखें तो ये दोनों पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे सेम टाइम पे, मीन पोजीशन पे फिर सेम टाइम पे, फिर अदर एक्सट्रीम पोजीशन पे सेम टाइम पे, मीन पोजीशन पे सेम टाइम पे। मतलब हमको लगेगा कि ये दोनों पार्टिकल जो है सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा है, जबकि दोनों पार्टिकल सेम फेज में नहीं है। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का हो गया, तो फेज डिफरेंस हो गया हमारा 4 पाई। इसका मतलब ये है कि 2 पाई का फेज डिफरेंस हो या 4 पाई का फेज डिफरेंस हो या फिर 6 पाई का फेज डिफरेंस हो, उन केस में अगर हम फिजिकली देखेंगे तो दोनों पार्टिकल सेम टाइम इंस्टेंट पर एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, सेम टाइम इंस्टेंट पर मीन पोजीशन पे होगा। लेकिन अगर हम फेज डिफरेंस का बात करें तो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ, अगर हम लोग लेते हैं या सॉरी n टाइम्स ऑफ 2 पाई अगर होगा, तो उस केस में हमको दिखेगा कि ये सेम फेज की तरह, जबकि एक्चुअल में सेम फेज में नहीं होगा। तो सेम फेज की जगह वैसे पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन को इन फेज। अब इन फेज का मतलब ये हुआ कि अगर हम फिजिकली देखें तो हमको दिखेगा कि जो दोनों ऑसिलेट कर सेम टाइम पर एक्सट्रीम पोजीशन, सेम टाइम पे मीन पोजीशन पे आ रहा है, बट देर इज फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस कितने का हो गया, 2n पाई, n की जगह बेसिकली मैं m यूज करूंगा, m इज इंटीग्रल मल्टीपल। तो अब यहां से जो कुछ चीजें जनरल नॉलेज में लिखोगे, अगर ये चाहो तो आप लिख सकते हो जनरल नॉलेज लिख करके इस डब्बे को बना लो, उसके पॉइंट वाइज एक दो चीज लिखना शुरू करेंगे। जो करना जल्दी करना, समय का बहुत ही अभाव है हमारे पास। और मेरे से पढ़े हुए तो जानते ही हो कि 2 चीज जो है बहुत होता है, एक तो मेरा क्लास होता है बहुत ही पकाऊ, और दूसरा बात ये होता है कि जो धीरे धीरे चलते रहता है, पता भी नहीं रहता है कि कब खत्म हो पाएगा। और तीसरा समझ में भी नहीं आता है। तीनों चीजें तो 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस के साथ पढ़ रहे होते हो आप। ठीक है, फेज डिफरेंस का मतलब समझ में आ ही गया है। अब एक दो पॉइंट यहां से लिखना शुरू करेंगे हम लोग।
इसके अंदर पॉइंट वाइज पहला चीज लिखना है, इफ डेल्टा फाई is equals to 2m pi where m is an integral number, मतलब प्लस माइनस 2 पाई बोल लो, प्लस मतलब इसको प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 करके चल सकते हैं, 0 करके चल सकते हैं। तो एन इंटीग्रल नंबर हम लोग लेके चलते हैं इंक्लूडिंग 0। वैसे इंटीजर में शायद आप लोग 0 भी करते ही होंगे, तो होना ही है। तो एन इंटीग्रल नंबर पे लेंगे तो m इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ m। तो जब भी डेल्टा फाई आता है 2m पाई का, देन तो ये हो गया हमारा इवन मल्टीपल ऑफ, या इवन हाँ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बोल लो बेटर रहेगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बोल सकते हो या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो हम लोग बोलेंगे जब भी हमारा डेल्टा फाई होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, देन पार्टिकल्स said to be oscillating in phase, सेम फेज जो है वो पार्ट ऑफ इन फेज ही होगा, क्योंकि सेम फेज का मतलब हो गया अगर सेम टाइम पर वेव रीच किया पोजीशन पे, पार्टिकल अगर ऑसिलेट करना शुरू किया सेम टाइम पे होगा, उस केस में भी एक्सट्रीम पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे। तो सेम फेज का मतलब होता है डेल्टा फाई इक्वल्स टू 0, लेकिन इन फेज का मतलब हो गया इवन मल्टीपल ऑफ पाई या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये हो गया। तो इन फेज का मतलब क्या हो गया कि फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स अगर हम लोग लेते हैं, देन टू पार्टिकल्स लिख लो क्योंकि दो के बारे में बात करो, देन टू पार्टिकल्स आर सेट टू, आर गायब हो गया, आर सेट टू बी ऑसिलेटिंग इन फेज। अगर हम बोलते हैं कि व्हेन m इक्वल्स टू 0, देन delta phi equals to 0 and particle said to be oscillating in same phase। तीसरा पॉइंट, जैसे इसका एग्जांपल क्या ले सकते हो, मान लो कि सोर्स को हमने स्विच ऑन किया, TS इक्वल टू 0। हम दो पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट लिया एक, यहां से यहां पहुंचने में वेव को अगर टाइम लगा T। दूसरा पॉइंट लिया Q, यहां से यहां पहुंचने में भी टाइम लगा T। तो इसका मतलब है कि अगर हम TS लिखेंगे, इसके लिए T हो, इसके लिए भी TS इक्वल्स टू T हो, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि ओमेगा डेल्टा T रखेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 0। इसका मतलब है हो गया कि दोनों जो है पॉइंट ऑसिलेट करेगा हमारा, अगर सेम मीडियम है तो ये लेंथ सेम होना चाहिए। तो एक चीज अगर हम लोग फेज लिखते हैं इसके लिए, तो फाई पी हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई पी कैन बी रिटन एज ओमेगा इंटू, ये हो जाएगा। पहले अगर हम इस केस के बारे में बात करें तो यहाँ पे टाइम टी हो गया तो ओमेगा टी माइनस कैपिटल टी होगा किसी टाइम पे। फाई क्यू को भी लिखेंगे हम लोग, तो फाई क्यू इक्वल्स टू हो गया ओमेगा टी माइनस टी। तो जिन पॉइंट पर वेव पहुंचेगा सेम टाइम पे इन द स्पेस, वो सब पॉइंट ऑसिलेट करेगा इन द सेम फेज, एंड फेज डिफरेंस जो होगा हमारा होगा 0। यहां तक लिख लिया।
ये जो लिख रहे हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट t इक्वल्स टू टी पे अगर बात करेंगे तो हमारा फेज, क्योंकि डेल्टा ओमेगा डेल्टा टी हम लोग लेते थे फेज के लिए, फेज अगर ओमेगा डेल्टा टी लिख रहे हैं यहाँ पे तो डेल्टा टी हो गया टी माइनस ऑफ टी, इसमें भी हो गया टी माइनस टी। फेज डिफरेंस इफ यू गो फॉर, तो हमारा T1 और T2 का वैल्यू सेम आ रहा है, इसलिए डेल्टा टी हो गया हमारा 0, तो फेज डिफरेंस कम्स आउट टू बी 0। अगर हम डेल्टा फाई यहाँ पे लिखेंगे तो इक्वल्स टू हो गया मेरा फाई पी माइनस फाई क्यू, एंड दिस कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा सिनेरियो कि स्पेस में अगर जितना भी पॉइंट होगा उन सब पर वेव अगर सेम टाइम पे पहुंचेगा तो वो सारे पॉइंट ऑसिलेट करेंगे इन द सेम फेज। तो तीसरे पॉइंट पे लिख लेना या इसी में लिख लो, डिक्टेट कर दूं? ठीक है, डिक्टेट कर देता हूं। यहां तक लिख चुके हो सब? तो लिख लो पहले, फिर उसके बाद। जो लोग नहीं लिखे हो हाथ उठा लेना, ताकि फिर उसका जैसे जैसे खत्म हो जाए हाथ नीचे करते रहें तो मुझे पता चल जाएगा कि चलो ठीक है। यहाँ पे फॉन्ट छोटा हो गया, एट एनी इंस्टेंट लिखा हुआ है, t इक्वल्स टू टी। अरे बताया छोटा वाला पार्ट, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। फेज तो पिछले 2 क्लास से पढ़ा रहा हूँ, फेज होता है ओमेगा, लिखा है था कि y इक्वल्स टू जब लिखते हैं ए साइन ओमेगा डेल्टा टी, और इसी को फेज बोलते हैं, ओमेगा डेल्टा टी को। डेल्टा टी मतलब टाइम ड्यूरेशन, जितने देर तक वो ऑसिलेशन में रहा। हम टी पे बात कर रहे हैं, टी पे स्टार्ट हुआ तो टी माइनस टी हो गया, डेल्टा टी की जगह पे टी माइनस टी हो गया। फेज डिफरेंस जब बात करेंगे तब हम कंपैरिजन करेंगे कैपिटल T1 और कैपिटल T2 का, वो 0 होगा। अब यहां से हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट, इसी के नीचे लिखना, all those points in the space all those points in the space where wave reach where waves reach at the same time instant, all those points in the space where waves reach at the same time instant from a single source of wave. So all those points in the space where waves reach at the same time instant from a single source of wave, then all those points will oscillate in the same phase. Then all those points will oscillate in the same phase. Oscillate in the same phase. ठीक है, उसके नीचे लाइन चेंज करके लिखना एक वर्ड जिसको बोलेंगे वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट का मतलब लिखेंगे लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स इन द स्पेस। वेव फ्रंट का लिखेंगे लोकस ऑफ
all such points in the space which oscillate in the same phase. वेवफ्रंट का मतलब locus of all such points in the space which oscillate in the same phase. जैसे मान लो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लिया, तो अगर हम सेम डिस्टेंस r पे बात करेंगे तो इसको वेव को पहुंचने में सेम टाइम लगेगा, और अगर सेम टाइम में लगा तो इस तरह के सारे पॉइंट को अगर हम लोग मिला देंगे तो सरफेस मिलेगा। वो सरफेस क्या हो गया? स्फेरिकल हो गया। अगर इनसाइड अ गिवन मीडियम बात करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि जितना भी पॉइंट उन जिस पर वेव सेम टाइम पे पहुंचेगा फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, तो उन सारे पॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे कि ऑसिलेट करेगा इन द सेम फेज। और अगर ऑसिलेट करता है सेम फेज में, तब अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे वेवफ्रंट का मतलब क्या होता है। वेवफ्रंट का मतलब हो गया कि ऑल दोज पॉइंट्स इन द स्पेस विच ऑसिलेट इन द सेम फेज, उसको अगर हम मिला देते हैं तो जो मेरा सरफेस बनेगा, दैट सरफेस विल बी कॉल्ड वेवफ्रंट। इसलिए लिखा है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द स्पेस विच ऑसिलेट इन द सेम फेज एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम बोल लो, या फिर सेम फेज में हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे होगा, तो दैट विल बी कॉल्ड वेवफ्रंट। तो वेवफ्रंट हो गया लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स इन द स्पेस विच ऑसिलेट इन द सेम फेज। मतलब फेज डिफरेंस अगर बात करेंगे कोई भी दो पॉइंट के बीच में, जो वेवफ्रंट के ऊपर लाई कर रहा होगा वो होगा इक्वल टू 0। इसमें हम एक चीज नीचे लिख सकते हैं कि एन वेवफ्रंट कैन बी टर्म्ड एज, उसी के नीचे फिर लाइन चेंज करके लिखना कि wavefront can be termed as equiphase surface, can be termed as equiphase surface in the space, equiphase surface in the space। थर्ड पॉइंट लिखा है, थर्ड पॉइंट को रिपीट कर देता हूं, मैं बोला था इसलिए एक बार के लिए कि ऑल दोज पॉइंट्स इन द स्पेस वेयर वेव्स रीच एट द सेम टाइम इंस्टेंट, those points will oscillate in the same phase। ये था पॉइंट नंबर 3, जो बी सॉरी सेकंड का जो नीचे लिखवाया था। उसके बाद बोला था वेवफ्रंट का डेफिनेशन लिखने कि ऑल सच पॉइंट्स इन द स्पेस विच ऑसिलेट इन द सेम फेज, तो उसका लोकस, तो लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट विच ऑसिलेट इन द सेम फेज उसको बोलेंगे वेवफ्रंट। लोकस मतलब हर वो पॉइंट स्पेस में जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा है उसको मिला दिया तो हमको एक सरफेस मिलेगा, दैट सरफेस विल बी कॉल्ड वेवफ्रंट। इसलिए हम लोग वेवफ्रंट बोल सकते हैं वेवफ्रंट इज एन इक्विफेज सरफेस। तो ये हो गया वेवफ्रंट इज एन equiphase surface in the space। अरे माथा में कहने गया, अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो। कोई क्वेश्चन पूछा तो मार के तोड़ दूंगा मैं। इतना दिन से पढ़ रहा है, समझ में नहीं आता कि कोई भी चीज पढ़ाने के बाद जब टॉपिक खत्म हो जाए तब जाकर के अगर बोलोगे कि ये चीज छूट गया वो चीज छूट गया तो बात करेंगे। इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, अभी तक बुद्धि में नहीं जाता ये बात कि कभी भी कोई क्लास में एक वर्ड और एक लेटर नहीं छूट सकता और कोई भी ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो सकता बच्चे को अगर सुना हुआ है क्लास को। क्वेश्चन उधर से पुटअप के तोड़ ताड़ के बराबर कर दूंगा। बट सब आदमी ज्यादा माथा दौड़ाने लगता है तुरंत, अभी शुरू ने किया टॉपिक ढंग से, या जितना बताया वो समझ में आया कि नहीं वो आया वो बात करूंगी। आ गया। अब यहां से एक इलस्ट्रेशन लो, इलस्ट्रेशन के बाद फिर जो है बहुत सारा कंक्लूडिंग पॉइंट होगा। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में एक डायग्राम बना रहा हूं, सब साथ में बना लेना।
तो स्पेस में हम लोगों ने लिया दो पैरेलल लाइट वेव, बोलो, और पाथ ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव को क्या बोलते हैं हम लोग? रे। तो हम लोगों ने दो पैरेलल रे ले लिया, ये हो गया दो पैरेलल रे। ठीक है, अब ये जो हम लोग ले रहे हैं, ये ले रहे हैं फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। और फ्री स्पेस के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको पता है कि v का वैल्यू जो होता है इसके अंदर वो होता है हमारा c के बराबर। v इक्वल्स टू सी लिख देता हूं यहाँ पे, या v नॉट इक्वल्स टू सी लिख देता हूं। लैम्डा का वैल्यू हम लोग लिखते हैं लैम्डा नॉट, k का मतलब हो गया 2 पाई बाय लैम्डा, तो इसको k नॉट लिख देता हूं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल रिमेन सेम, उसको f लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेता हूं ओमेगा, ये चीज। तो सेम सोर्स से हम लार्ज डिस्टेंस पे देखेंगे तो दो पैरेलल रे का बात कर रहे हैं, एक हो गया रे नंबर 1, ये हो गया रे नंबर 2 जो फ्री स्पेस में हमारा होता था। ठीक है, फ्री स्पेस बेकार ले लिया मैंने, इससे बेटर था कि एक जनरलाइज फॉर्म में लिखा देता तो एक ही क्वेश्चन से काम चल जाता। चलो ठीक है, अब ले लिया तो ले लिया, दो इलस्ट्रेशन के फॉर्म में कर लेना। तब तो अब दो इलस्ट्रेशन कराऊंगा, एक ही इलस्ट्रेशन कराना चाहिए था मेरे को। अब इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द रे हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर स्लैब रख दिया, तो यहां पे शो कर लेते हैं एक रेक्टेंगुलर स्लैब। जिसका थिकनेस हम लोग ले लेते हैं d। अच्छा, इसमें अगर हम लोग बात करें इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है उसको मैं लिख रहा हूं n इक्वल्स टू म्यू। इसमें स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ले लेते हैं v। इसमें जो है इसका लैम्डा का वैल्यू ले लिया लैम्डा, k की जगह पे लिख दिया k, फ्रीक्वेंसी की जगह f, और ये हो गया ओमेगा। क्योंकि जब भी लाइट वेव सेम सोर्स से होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल नॉट गोइंग टू चेंज। तो हम लोगों ने दो पैरेलल लाइट वेव बोला, एक फ्री स्पेस में और दूसरा मीडियम के अंदर। फ्रीक्वेंसी तो हमारा सेम रहेगा, लैम्डा विल डेफिनेटली चेंज क्योंकि वेव स्पीड हमेशा चेंज होगा अगर मीडियम चेंज होगा। अब एक चीज देखेंगे, पहले देखते हैं कि कहां तक पहुंचने में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो सोर्स से अगर हम इंफिनिटी से यहां तक लेंगे पैरेलल रे, मतलब इस पॉइंट तक पहुंचने में दोनों को कोई टाइम का डिफरेंस नहीं होगा, दोनों का लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं होगा। मतलब ये दोनों पॉइंट अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑसिलेट करेगा इन द सेम फेज। तो हम लोगों ने ले लिया, इस पॉइंट को नाम दिया हमने ए। ठीक है, यहां पर फिर हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग बी का, यहां पे पॉइंट दे देते हैं, ये पॉइंट का नाम हो गया सी, और इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं डी। ठीक है, अब अगर हम सेम लाइन लेते हैं इस तरह से, यहां पे पहले ये सब बाद में बात करेंगे, पहले तो चलो ठीक है ले लेता हूं। अब जिस समय पे वेव यहां पहुंचा उस समय ये ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, तो मैं उसी को ts यहीं पे लिखता हूं, ts इक्वल्स टू 0। तो जिस समय पे वेव ये और ये यहां पे पहुंचा पॉइंट सी और पॉइंट ए पे, दोनों का टाइम ऑफ स्टार्ट हम लोग यहां से ले लेते हैं t इक्वल्स टू 0 एज रेफरेंस। यहाँ पे c लिख दिया हम लोगों ने, ये लिख लिया d, तो इसको भी हम ले लेते हैं ts इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से यहां पहुंचने में अगर हम इस पाथ में बात करेंगे तो इसका स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन होगा c।
तो यहां पहुंचने में अगर हम लेंथ देखें, ज्योमेट्रिकल लेंथ जिसको बोलते हो या फिजिकल लेंथ, तो फिजिकल लेंथ तो हमारा सेम होगा दोनों के लिए। ये डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो यहां पर जब वे पहुंचेगा तो इस पॉइंट पर अगर हम फेज लिखने जाएंगे तो इसके लिए टाइम ऑफ स्टार्ट अब मेरा कितना हो जाएगा, तो ये टाइम ऑफ स्टार्ट हो जाएगा मेरा t1, और इसका टाइम ऑफ स्टार्ट अगर हम लेंगे तो इस जगह पे लिख सकते हैं कि टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ दिस वन विल बी इक्वल्स टू t2। जबकि अगर हम फिजिकली देखें तो ये लेंथ दोनों क्या किया है, सेम ट्रेवल किया, लेकिन यहां पे स्पीड अलग है, और इनसाइड द मीडियम इसका स्पीड जो होगा वो होगा कम इन कंपैरिजन टू इन फ्री स्पेस। तो सेम लेंथ अगर हम इस मीडियम में बात करें, सेम लेंथ इस मीडियम में बात करते हैं, तो वो लेंथ ट्रेवल करने में टाइम अलग अलग लगेगा। तो अगर हम लोग फेज डिफरेंस का बात करेंगे इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो हमारा कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी अगर हम लोग T2 माइनस T1 के हिसाब से लिखते हैं तो हम लोग लिख लेंगे डेल्टा फाई इक्वल्स टू T2 माइनस T1। डेफिनेटली जब हमारा इस मीडियम है तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, तो यहाँ पे पहले पहुंचेगा, यहाँ पे बाद में पहुंचेगा। मतलब फेज एट बी को अगर हम φ1 लिखते हैं, फेज एट डी φ2 लिखते हैं, तो φ1 माइनस φ2 विल बी इक्वल्स टू ओमेगा इनटू डेल्टा टू टी, दैट इज T2 माइनस T1। अच्छा, अब देखेंगे कि इसके आगे अगर फिर हम सेम लेंथ लेते हैं तो यहां से यहां पहुंचने का टाइम और यहां से यहां पहुंचने का टाइम हमारा सेम रहेगा, लेकिन यहां पहुंचने में एक टाइम का डिफरेंस था। मान लो ये 2 सेकंड पे पहुंचता है, ये 5 सेकंड पे पहुंचा है। उसके बाद अगला अगर हम 2 सेकंड लेंगे तो इसको यहां से यहां लेन ट्रेवल करने में लगेगा कितना, 2 सेकंड। तो यहां से यहां भी लगेगा कितना, 2 सेकंड का टाइम। तो सेम लेन ट्रेवल करेगा तो अगला कोई टाइम का डिफरेंस नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि ये अगर 2 पर था और यहां से यहां पहुंचने मान लो और 2 सेकंड, तो यहां 4 सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे अगर 5 सेकंड पे पहुंचा था तो 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 सेकंड, तो यहाँ 4 और यहाँ 7। फिर अगर हम दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस, जैसे मान लो कि हम लोगों ने लिया था कि ये T1 का वैल्यू है 2 सेकंड और T2 का वैल्यू हम लोगों ने ले लिया मान लो 5 सेकंड, फिर यहां से यहां जाने में मान लो 2 सेकंड लगता है, तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे टाइम ऑफ स्टार्ट। तो टाइम ऑफ स्टार्ट कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 सेकंड का। यहाँ पे भी जाएंगे, टाइम ऑफ स्टार्ट कितना हो जाएगा, 5 + 2 7 का हो गया। इन दोनों के बीच में अभी भी टाइम डिफरेंस कितने का है, 3 सेकंड का। यहाँ भी टाइम डिफरेंस कितना है, 3 सेकंड का। तो सेम लाइन पर अगर हम पॉइंट्स लेंगे तो इन दोनों के बीच में जो फेज मतलब टाइम डिफरेंस आएगा स्टार्ट होने का, वो सेम रहेगा। मतलब इन दोनों के बीच में वही फेज डिफरेंस होगा जो इन दोनों के बीच में होगा, वही फेज डिफरेंस होगा जो इन दोनों के बीच में होगा। अरे यहां तक बात समझ में आया नहीं आया? तो मेनली जो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होगा, किस पार्ट की वजह से, इसके पहले वाले पार्ट में कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा। यहां तक में फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों, क्योंकि स्पीड अलग अलग होने की वजह से यहां पहुंचने का टाइम अलग अलग होगा। उसके फिर फ्री स्पेस में बात करेंगे तो फ्री स्पेस में 2 पॉइंट अगर हम सेम लेंथ पर लेते हैं तो उस केस में टाइम डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब इसके बाद कोई एडिशनल फेज डिफरेंस हमारा इंट्रोड्यूस नहीं होगा। फेज डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स जो भी होगा वही फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में वही सेम लाइन में यहां लेंगे तो हमारा फेज डिफरेंस सेम रहेगा। मतलब आफ्टर क्रॉसिंग थ्रू द स्लैब there will be phase difference between the 2 points lying in the same line। अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको वर्टिकल लाइन वर्ड यूज कर देता हूं, तो इस लाइन को अभी मैं वर्टिकल लाइन यूज कर लूंगा कि सेम वर्टिकल लाइन में अगर हम 2 पॉइंट चूज करते हैं तो व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द 2। तो अब यहां तक जब डायग्राम बना चुके होंगे तब आप क्वेश्चन लिखना नीचे। क्वेश्चन होगा कैलकुलेट फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, लिख देता हूं, फेज डिफरेंस समझ में आ ही जाएगा। कैलकुलेट डेल्टा फाई बिटवीन पॉइंट्स lying in the same vertical line
lying in the same vertical line of in the path of two light waves when light wave when a light wave crosses the slab. तो अ लाइट वेव क्रॉसेस द स्लैब मतलब सेकेंड लाइट वेव जब क्रॉस कर जाता है स्लैब, उसके बाद से मतलब हम जो भी बात कर रहे हैं, एक बात तो क्लियर है कि इन दो पॉइंट को चूज करेंगे तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कुछ अलग होगा, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस अलग होगा, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर सब जगह पे टाइम पहुंचने का इसका अलग अलग होगा। लेकिन इसके बाद अगर बात कर रहे हैं तो सेम वर्टिकल लाइन में फेज डिफरेंस विल रिमेन सेम। तो यहां से हम लोग इसलिए लिख दिया है इसमें बिटवीन पॉइंट्स लाइंग इन द सेम वर्टिकल लाइन इन द पाथ ऑफ टू लाइट वेव्स व्हेन अ लाइट वेव क्रॉसेस द स्लैब। तो लाइट वेव क्रॉस करने के बाद क्या बात हम लोग करेंगे? अरे क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया सबको? अब इसके हिसाब से देख लेते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि T1 विल बी लेस देन T2 इस केस में। इसका मतलब है इस डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो T1 इज देन T2। जनरली ये सेकंड नंबर रे है, ये फर्स्ट नंबर रे है, तो मैं डेल्टा फाई लिखता हूं कि डेल्टा फाई इक्वल्स टू, ये हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इंटू डेल्टा टी, जहां पे डेल्टा फाई का मतलब हो गया φ1 माइनस φ2 और डेल्टा टी का मतलब हो गया T2 माइनस T1। तो अब अगर हम डेल्टा फाई लिखेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी नथिंग बट ओमेगा। डेल्टा टी के जगह पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से अगर हम लोग जा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि T1 का वैल्यू कितना होगा। तो हम देखते हैं कि इसका लेंथ कितना ट्रेवल किया है D और स्पीड कितना है C। तो यहां पर एक चीज हम लोग लिख सकते हैं कि वेयर वी कैन राइट दिस T1 equals to nothing but D by C and T2 का अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा D by V। एक चीज, दूसरा बात हम अगर K के बारे में बात करें तो K नॉट अगर लिखते हैं तो ओमेगा बाय सी होगा, क्योंकि हम लोग लिखते हैं कि V इक्वल्स टू ओमेगा बाय सी। तो हम लोग K नॉट अगर लिखने जाएंगे तो K नॉट इक्वल्स टू होगा ओमेगा बाय सी। एंड अगर हम लोग बात करें K का तो K का मतलब हो जाएगा ओमेगा बाय V। इतना बात तो हमको पता होगा। अरे K नॉट का मतलब हो गया ओमेगा बाय सी और K का मतलब हो गया ओमेगा बाय V। ये तो क्लियर सबको? अब इसको जल्दी से लिखो ताकि मुझे स्पेस भी होना पड़ता है आगे करने के लिए काम। ठीक है, कोई नो वाला हो तो हाथ जल्दी से ऊपर उठाना और जैसे कंप्लीट हो जाए तो हाथ नीचे कर लेना, लेकिन जल्दी लिखो जो भी लिखना है। एक तो गड़बड़ कर दिया पहले ही मैंने कि जो फ्री स्पेस और ये ले लिया। बेटर था कि मीडियम 1 मीडियम 2 लेकर के एक जनरलाइज फॉर्म में कर लेते हैं और उसके बाद जा करके बढ़ लेते हैं आगे। तब तो अब एक काम करना है, इसको इलस्ट्रेशन नंबर 1 आज ले लेंगे। ठीक है, अच्छा 2 इलस्ट्रेशन करा के इसके बाद फिर आगे बढ़। अरे हाथ हटाने के नीचे करोगे कि मेरा माथा चाट लोगे?
अरे कौन से स्पीड से लिखते हो भैया? हट। सही बात। है, स्क्रीनशॉट ले लो चल। दो आदमी हाथ उठा करके मेरा माथा जो है, आयुष साहू एक और दूसरा एक और। अब 6 लोग हो गया 2 से। हाँ अब आगे बढ़ता हूँ क्योंकि मैं इतना टाइम तो नहीं दे सकता। ठीक है, अब यहां से आगे लेंगे हम लोग कि डेल्टा फाई इक्वल्स टू, हम लोगों ने लिखा है ओमेगा ऑफ T2 ओमेगा इंटू T2 माइनस T1, तो दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा। T2 के जगह पे हम लिख सकते हैं D बाय, ये हो जाएगा V माइनस, ये हो गया D बाय C। अब इसमें से D अगर C को कॉमन ले लूं तो ओमेगा बाय C की जगह पे K नॉट लिखेंगे, और अगर मैं V को बाहर ले लूं तो ओमेगा बाय V वाला पार्ट हो जाएगा K के बराबर। तो अभी मैं C को कॉमन ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, तो इसमें C को कॉमन ले लेते हैं और D को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा बाय C। बचेगा हमारे पास यहां C बाय V माइनस ऑफ 1 इंटू, यहां पे लिख लेते हैं D। अब ओमेगा बाई सी को क्या लिख सकते हैं? के नॉट। तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू हो गया हमारा के नॉट इंटू सी बाई बी, का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जो म्यू लिखते हैं वो हो जाएगा सी बाई बी के बराबर, तो ये हो गया म्यू माइनस 1 इंटू डी। तो ये वैल्यू आ गया हमारा के नॉट। और अगर इस चीज को हम लोग लिखना चाहते हैं दूसरे टर्म में, or we can write that delta phi equals to nothing but 2 pi by k नॉट, का मतलब हो गया लैम्डा नॉट, तो ये हो गया लैम्डा नॉट, और यहां पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा म्यू माइनस 1 इंटू, ये हो जाएगा डी। यहां तक कंप्लीट करो, इसको कुछ इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देना इन दोनों को, या फिर रहने दो एज इट इज, बाद में उसका कंपैरिजन करेंगे। अब एक इलस्ट्रेशन और लिख लो, इस बार जो है और इस इलस्ट्रेशन का जो है टाइम टू कंप्लीट शुड बी लेस देन 2 to 3 minutes ऑफ टाइम। ये ले लेते हैं हम लोग मीडियम 1। तो दो लाइट वेव जो है मीडियम 1 में ट्रेवल कर रहा है। अगर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे लिख लेता हूं म्यू 1, ये हो गया म्यू 1। ठीक है, इसका हम लोग स्पीड लेते हैं इसके अंदर v1,
लैम्डा ले लेते हैं लैम्डा 1, जो हमारा के हो गया वो हो गया k1। फ्रीक्वेंसी का बात करते हैं तो f, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का बात किया तो ओमेगा। यहां एक रेक्टेंगुलर स्लैब लिया जिसका थिकनेस है d, या फिर एक मीडियम लिया यहां पे इन द पाथ ऑफ सेकेंड रे जिसका थिकनेस हम ले रहे हैं d, और इसके अंदर हम लिखते हैं ये है हमारा मीडियम नंबर 2। और इस मीडियम नंबर 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करेंगे तो लिख लेते हैं μ2। स्पीड इसके अंदर लिख लिया v2। वेवलेंथ लिख लेते हैं λ2। ये हो गया हमारा k2। फ्रीक्वेंसी हमारा रहेगा सेम, यहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम। क्वेश्चन आपका सेम है, वो ये है कि जो फाइंड द डेल्टा फाई, फाइंड डेल्टा फाई when, या फाइंड डेल्टा फाई बिटवीन पॉइंट्स lying in same vertical line, same vertical line, find delta phi between points lying in the same vertical line in the path of light waves। lying in same vertical line and in path of light waves। after a wave crosses medium 2, after a wave crosses medium 2, तो ये डेल्टा फाई का वैल्यू हमको निकालना है। अंतर एक्सप्लेनेशन में सिर्फ इतना हो जाएगा कि इस बार दोनों जो यहां से यहां लेंथ ट्रेवल करे वो तो डी ही रहा, यहां पर v1 आ जाएगा, यहां पे v2 आ जाएगा। जब हम k1 लिखेंगे तो k1 का मतलब हो जाएगा ओमेगा बाय v1, और k2 अगर लिखेंगे हम लोग तो k2 इक्वल्स टू नथिंग बट ओमेगा बाय v2। अब इस जगह पर आएंगे तो यहां हो जाएगा d बाय v2 माइनस ऑफ d बाय v1। अब इसमें से ऑप्शन है हमारे पास, अगर हम v1 बाहर लेंगे तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग v1 बाहर, तो यहां पे हो जाएगा हमारा नथिंग बट v1 बाय v2 माइनस 1 इंटू डी। अब इस जगह पे लिखने जाएंगे तो चूंकि हमने ओमेगा बाय v1 बाहर लिया है तो ओमेगा बाय v1 इक्वल्स टू हो जाएगा k1, तो वी कैन राइट दिस एज k1। और यहां पे अगर लिखेंगे तो v1 बाय v2, v1 का मतलब कितना होता है c बाय μ1, और v2 का मतलब होता है हमारा c बाय μ2, मतलब v1 बाय v2 इक्वल्स क्या हो जाएगा μ2 बाय μ1 हो जाएगा। तो इस जगह पे हम लोग लिख देंगे कि दिस विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू डी। यहां पे भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय, चूंकि k1 है तो 2 पाई बाय लैम्डा 1, और इस जगह पे लिखने जाएंगे तो ये आ जाएगा मेरा μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू डी। अरे बात तो समझ में आ ही गया होगा सबको।
बेटा वीडियो ऑन करो सब अपना। कंप्लीट करो क्योंकि अब यहाँ से कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। इसका एससीबी आप शुरू कर सकते हो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 14th क्लास। टोटल 16 क्लास है, 14वें क्लास के बाद यू कैन स्टार्ट एससीबी, उसके पहले नहीं। 8 से 10 क्लास तो सिर्फ थियोरी होगा और आखिरी 6 क्लास में क्वेश्चंस। हो गया सबका? हाँ, वेव ऑप्टिक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एससीबी करोगे, इससे ज्यादा बढ़िया कोई बुक नहीं हो सकता इस टॉपिक के लिए, एक्सेप्ट इससे बेटर एक ही चीज है, वो है पैकेज। और इन दोनों से बेटर चीज क्या है? सीआरक्यू। तो ये पैकेज सबसे बढ़िया, लेकिन एससीबी बना लोगे तो मोर देन सफिशियंट है किसी भी एग्जाम के लिए जो हमारा वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड आएगा क्वेश्चन। तो ठीक है, अब चलो, अब यहां से अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अब ध्यान से सुनते रहना। हमारे पास फेज डिफरेंस के लिए दो फॉर्मूला बताया था, एक था ओमेगा डेल्टा टी, मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला तो आप हमेशा यूज कर सकते हो, लेकिन डेल्टा फाई इक्वल्स टू हम लिखेंगे के इंटू डेल्टा एक्स, जिसको लिखेंगे 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये फॉर्मूला हम कब यूज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इस केस में डेल्टा एक्स अगर हम देखें तो ये भी डिस्टेंस ट्रेवल किया डी, ये भी डिस्टेंस ट्रेवल किया डी। अगर डी और डी लेते हैं तो डेल्टा एक्स का वैल्यू आना चाहिए 0, लेकिन यहाँ पे डेल्टा एक्स जो हम लोग अभी तक बोलते आ रहे थे ऑप्टिकल पाथ लेंथ, और ये जो हमारा डी डिस्टेंस दोनों ट्रेवल किया इसको बोलते हैं फिजिकल पाथ लेंथ। तो ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि जब तक हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते तब तक एक बात तो क्लियर है कि इस फॉर्मूले में डेल्टा एक्स में जो x2 माइनस x1 लिखते हैं, these x2 माइनस x1 आर नॉट फिजिकल लेंथ ट्रेवल्ड बाय द वेव। ये दोनों जो है एक अलग चीज है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। क्योंकि इस फॉर्मूले को यूज करने में हमारे पास दो प्रॉब्लम था, एक यहाँ लैम्डा किसका लोगे, क्योंकि एक वेव हमारा लैम्डा 1, एक वेव का जो वेवलेंथ है वो लैम्डा 1 है, दूसरे का लैम्डा 2 है। जब और अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पहला प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम कि डेल्टा एक्स अगर हम फिजिकल की तरह लेके चलते तो दोनों डी डी बोलते तो बोलते कि फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए था, जबकि किसी भी हालत में फेज डिफरेंस 0 नहीं हो सकता इन दोनों के बीच में, क्योंकि इन दोनों पर वेव जो है अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे पहुंच रहा है। मतलब एक पहले ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, एक बाद में ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, तो डेफिनेटली जो है दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस रहेगा। तो अब यहां से हम कॉन्सेप्ट जाते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ का। तो टॉपिक आप जो लिखोगे वो लिखोगे ऑप्टिकल पाथ लेंथ, उसको समझा देता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। टॉपिक डाल लो ऑप्टिकल पाथ लेंथ। लिखा टॉपिक ऑप्टिकल पाथ लेंथ की हुई स्पेलिंग बताऊं सबको, रद्दी साहब? ऑप्टिकल पाथ लेंथ।
यहां से समझना पहले, उसके बाद फिर डेफिनेशन लिखाता हूं। ऑप्टिकल पाथ लेंथ लिख करके इसको टॉप जो है कैपिटल एल लिख लो, मैं कैपिटल एल से डिनोट करूंगा। ऑप्टिकल पाथ लेंथ में ये होता है कि इन दोनों के बीच में अगर हम फेज डिफरेंस निकालते हैं तो दिक्कत ये है कि हमारा कि टाइम अलग अलग हुआ, जिसकी वजह से फेज डिफरेंस हुआ था अलग अलग। हम ऐसा करते हैं कि जो बात करें कि जो फेज डिफरेंस वाले पार्ट में T2 और T1 को हम रहने देते हैं, अगर हम इंटैक्ट रखें, मतलब यह है कि यहां से यहां का जो टाइम लगना है वो T2, यहां से यहां तक आने में टाइम लगना है T1, तो T1 और T2 अगर मेरा सेम रह जाए, जो यहां पे अभी कैलकुलेट करते समय हो रहा है, तो एक बात है कि फेज डिफरेंस का वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट डिपेंड करता है इस बात पे कि जो हमारा किस किस टाइम पर वेव पहुंचा है। अब हम लोग ये करते हैं कि इस मीडियम में जो ट्रेवल कर रहा है, अगर इसका ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालने जाते हैं रिलेटिव टू मीडियम 1, अब वर्ड होता है कि जब भी हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ किसी रे का निकालने जाते हैं इनसाइड अ मीडियम, तो किसी एक मीडियम में कोई लाइट वेव ट्रेवल कर रहा है। अब लाइट वेव ट्रेवल कर रहा है, मान लो हम इसके एल लेंथ का ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालने जाते हैं, ये ट्रेवल कर रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है म्यू। बोला कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ द लाइट वेव ऑफ लेंथ एल निकालना है रिलेटिव टू द मीडियम m1, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ1 है। तो इसका मतलब ये हो गया, अब यहां पे समझो कि अगर हम लोग इस मीडियम के रिलेटिव बात करते हैं तो यहां से यहां जाने में पहले निकाल लो टाइम कितना लगता है, तो यहां से यहां जाने में टाइम लगा हम लोगों को T2। अब बोलते हैं कि यही T2 टाइम में अगर इस मीडियम में लाइट वेव ट्रैवल कर रहा होता तो इस टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता, तो वो डिस्टेंस अगर हम लोग निकालने जाते हैं, मान लो D1 लिखते हैं जो डिस्टेंस, D2 लिखते हैं, तो दिस विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट इस मीडियम में V1 इंटू T2 हो जाता। तो ये कहलाता है ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ लाइट वेव traveling in a medium of refractive index mu2 relative to the medium having refractive index mu1। उससे फायदा ये होगा कि इस वाले लेंथ को हम मान सकते हैं कि इसका इक्विवेलेंट लेंथ कितना है V1 इंटू T2 का है, और ये किसके अंदर फिर हम बात करेंगे मीडियम 1 के रिलेटिव हम लोग बात कर रहे हैं। तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि एक बात क्लियर है कि मेरा यहां D1 के जगह पे D, लेकिन D2 के जगह पे जो है अलग वैल्यू आ जाएगा। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ का डेफिनेशन ये होता है, पहले मैं लिखाता हूं फिर इस वाले पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा ऑप्टिकल पाथ लेंथ के टर्म में। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ का डेफिनेशन ये सब तो लिख ही चुके, उसको रब कर रहा हूं मैं नीचे वाला पार्ट, और यहां पे डेफिनेशन लिखना पूरा। लिखना ऑप्टिकल, लिखते जाओ सब साथ में, और साथ में समझते रहना वर्ड का मतलब क्या हो। ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ अ लाइट वेव ऑफ लेंथ, इसको D मान के चलते हैं क्योंकि इस वाले केस में D के हिसाब से चल लूंगा, ऑफ लेंथ